कहानी में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था डीमन और ह्यूमन के बीच। एक दिन अचानक सारे डीमन फ्रंट लाइन को पार कर लेते हैं जिससे वे ह्यूमंस पर हमला कर सकें। अपनी जान बचाने के लिए ह्यूमंस को डीमन से लड़ना ही पड़ता है, जिससे एक अनथक और भीषण युद्ध जारी रहता है। युद्ध के मैदान पर हर जगह बस खून के दाग ही होते हैं और ह्यूमन डीमन का सामना करते करते मरने लगते हैं। तभी अचानक वहां एक जादूगर आता है। वह जादूगर एक काले ड्रैगन पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आया और उसने सारे बीईएसटी को परास्त कर दिया। उसकी जबरदस्त उपस्थिति से सारे बीईएसटी डर से कांपने लगे और सारे ह्यूमंस उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। पर अचानक युद्ध के अंत में जादूगर मर जाता है और यह रहस्य उस जादूगर की मृत्यु के साथ ही चला जाता है। अब हमें वर्तमान समय का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक मेट्रो का सीन है जिसमें कुछ लोग फोन चला रहे होते हैं। इसमें एक फाइटिंग की अनाउंसमेंट हो रही होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है यूएफसी फाइट का 17वां दिन, जो कि कुछ ही सेकंड में शुरू होने वाली है। ब्लू कॉर्नर पर है पैट्रिक फाइटर और रेड कॉर्नर पर है एक फाइटर जिसने अब तक 37 की 37 फाइट जीती हैं, 100% को जीती है, जिसका नाम किम है। ना जाने आज का मैच कैसा होने वाला है। यह नोटिस किया गया है कि किम ने अपनी पिछली फाइट में अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया था। एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें पैट्रिक ने बताया था किम की लेग इंजरी के बारे में, जिसका फायदा वह आज उठाएगा। वैसे भी किम की उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है। अगर लेग इंजरी वाली बात सही है तो आज हमें एक नया चैंपियन मिलेगा। मैच की शुरुआत होती है। दोनों फाइटर एक दूसरे को खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। अगर ऐसा हुआ कि पैट्रिक ने पहला ही वार उसके पैरों पर किया तो क्या होगा, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पैट्रिक ने अपना पहला हमला किम के पैरों पर ही किया। पैट्रिक ने किम के पैर पकड़ ही लिए होते हैं, तभी किम अचानक उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वह एक ही शॉट में नॉकआउट हो जाता है। किम बोलता है, अब तुम्हें समझ आया कि मैं अपने पैरों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूं। किम यह फाइट जीत जाता है। अब हमें आगे चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम अपने कपड़े बदलकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसका कोच बोलता है, तुम कहां जा रहे हो? मैं इतनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड नहीं कर सकता हूं। किम बोलता है, तुम इसे संभाल लो। कोच बोलता है, देखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो तुमने आज किया है, पर तुम्हारे फैंस, उनका क्या? किम बोलता है, आप उनका ध्यान रख लो और मुझे बता देना कि अगला मैच कब है। कोच बोलता है, ठीक है, जाते जाते तुम कार ले जाना क्योंकि बाहर मौसम काफी खराब हो रहा है। किम बोलता है, ऐसे मौसम में रनिंग करने का मजा कुछ और ही है। कोच थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और गेट के बाहर झांक कर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा घर यहां से 30 किलोमीटर दूर है। बाहर मीडिया वाले कोच को देख लेते हैं और बोलते हैं, कोच, केएम इस वक्त कहां है? प्लीज आज के मैच के बारे में कुछ बताइए। कोच बोलता है, मुझे बताओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब से होल्ड है। मुझे केआईएम की लेग इंजरी के रूमर के बारे में बात करनी है। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है जिसमें केआईएम रनिंग कर रहा होता है और मन ही मन अपनी पुरानी फाइट्स के बारे में सोच रहा होता है। अब तक मैंने सारी फाइट्स जीती हैं और आज की फाइट भी मैंने जीत ली है और मैं माफी चाहता हूं जिनको भी मैंने चोट पहुंचाई है। पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन एक ओपोनेंट मुझे हरा देगा और वही दिन मेरा रिटायरमेंट का दिन होगा। फिर केआईएम अपने घर पहुंच जाता है और बोलता है, मैंने बोला था ना, एंट्रेंस को ब्लॉक मत करना। केएम अपने कपड़े बदलता है और गेम खेलने के लिए कंप्यूटर ऑन करता है। वह एक गेम खोलता है जिसका नाम लास्ट सेवियर है। यह गेम काफी हार्ड और डिफिकल्ट है जिसे कोरियन प्लेयर भी ढंग से नहीं खेल पाते। पर किम पिछले 10 साल से वह गेम खेल रहा होता है और वह इसे भी एक भी दिन मिस नहीं करता। अब वह गेम खेलना शुरू करता है जिसमें वह फिर से थ्रिल फील करता है। वह बहुत मन लगाकर और ध्यान से उस गेम को खेल रहा होता है और बोलता है, प्यूट सम स्ट्रेंथ बास्टर्ड। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? नहीं, कभी नहीं।
पता नहीं, मुझे इस गेम का पैटर्न आज काफी सिंपल लग रहा है और आज मेरे अटैक पहले से ज्यादा परफेक्ट लग रहे हैं। मजाक में बोलता है, चीयर अप डीमन किंग, यू कैन डू इट। और वह अपना एक फाइनल अटैक मारता है जिसमें वह डेमन किंग को हरा देता है। गेम खत्म होता है और वह दूसरे वर्ल्ड में भी जीत जाता है। फिर बोलता है, अब नेक्स्ट मुझे किससे फाइट करनी चाहिए? शायद मुझे एक खूंखार भालू से लड़ना चाहिए। तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़कती है और सीधा उसके कमरे में चमकती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और फिर जब केएम की आंख खुलती है तो वह अपने आप को बाहर पाता है और बारिश में भीग रहा होता है। वह सोचता है, मैं बाहर कब आया? जब वह होश में आता है तो पीछे से कोई उसे आवाज देता है, हाय 218, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूं, तुम ये क्या कर रहे हो? इस सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से यहां से बाहर जाना होगा। काइम बोलता है, तुम कौन हो? वह बताती है, नंबर 172, मैं कहां पर हूं? तभी एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे लोग एक किले के गेट की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी कायम एक फ्लैग को देखता है और बोलता है, यह सिंबल मैंने पहले कहीं तो देखा है। तभी वह लड़की बोलती है, हाय हाय उठो, होश में आओ, क्या तुम्हें अपनी बची हुई जिंदगी यहीं सड़नी है? वह बोलती है, आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी चांस है, हमारे पास बस एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है उस निर्दयी किरियन से बचने के लिए। किम बोलता है, क्या? कौन किरियन? अब हमें आगे दिखाया जाता है कि सारे कैदी उस गेट की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी वह लड़की बोलती है, यह सही समय नहीं है समय को नष्ट करने का, जल्दी भागो। और कैम अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं? नहीं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यह एक सपना नहीं है। शायद मैं उस गेम में फंस गया हूं जिस गेम को मैं खेल रहा था और अब मैं एक कैदी हूं और हर एक डिटेल एक सवाल उत्पन्न कर रही है। अब सबसे पहले हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। काइम सोचता है कि यह सब कुछ अलग नहीं है और अगर मैं सच में गेम में हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सब एक किरियन की चाल है क्योंकि चीफ क्लार्क यहां नहीं है और वह पहले से ही यहां से जा चुका है। वह उस लड़की को पकड़ता है और गेट की उलटी दिशा में भागने लगता है। वह लड़की बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यह सब क्या कर रहे हो? अगर यह सिचुएशन सही है तो वे लोग गेट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वह लड़की बोलती है, यू बास्टर्ड, तुम मुझे यह कहां ले जा रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? तभी बाकी के कैदी दरवाजा तोड़ लेते हैं और दरवाजा खुलता है। वे सब सोचते हैं कि अब हम बच जाएंगे। वह लड़की बोलती है, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से बाहर जाना है। बाकी के कैदी खुशी से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक एक कैदी का हाथ कट जाता है और चीफ क्लार्क अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और बोलता है, मार दो इन सबको। किम बोलता है, देखा, मैंने बोला था ना, यह सब एक ट्रैप है, अब चुप रहो और भागो। चीफ क्लार्क और उसकी सेना सारे कैदियों को मारने लगती है और वह बहुत सारे कैदियों को मार देता है। बाद में बोलता है, बचे हुए कैदियों को लाइन से लगाओ। तभी एक सिपाही बोलता है, हाँ चीफ। और सारे सिपाही मिलकर बाकी के कैदियों को लाइन से लगाने लगते हैं और बोलते हैं, खड़े रहो, बिल्कुल हिलो मत, हिले तो मारे जाओगे। उस लड़की को कैदियों की लाश देखकर उल्टी आने लगती है। सिपाही उसे मारते हुए बोलता है, मैंने बोला ना, हिलो मत, और अगर तुम में से कोई हिला वह मारा जाएगा। केम वहां खड़ा अपने मन में सोच रहा होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर किसी भी समय एक और नरसंहार शुरू हो सकता है और अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। चीफ क्लार्क बोलता है, क्या तुम्हारे पास भागने का करेज नहीं था? हाँ, तुम सब जादूगर नहीं, जोकर हो। जस्ट होने वाले तुमसे मुकाबला करना तो अपमान की बात है। तुम सब इस बात का रिग्रेट करोगे कि तुम आज नहीं मरे। अराहान किम खुद को पानी में देखता है और बोलता है, WHO, मुझे ये आराहन क्यों बोल रहा है? अब हमें एक हफ्ते बाद कैंप का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम पत्थर को उठाकर रख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, यहां बस एक ही काम है, पत्थरों का ढेर लगाना। यह एक बेकार काम है जिसे कैदियों को तंग करने के लिए बनाया गया है।
यहाँ कुछ दिन रहने के बाद मैंने अपने शरीर के बारे में कुछ सीखा है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप कमजोर हैं तो थोड़ा सा काम भी बहुत थका देता है। मैं एक पत्थर हिलाने में ही थक जाता हूं। मेरी उम्र करीब 15 साल है और मैंने जादू इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, रात में छुपकर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यह अजीब है कि अरहान जादू नहीं कर सकता। अरहान परिवार तो महान जादूगरों के लिए जाना जाता है। अगर वो जादू नहीं कर सकता तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या इसलिए उसे यहां छोड़ दिया गया है? खैर, अरहान परिवार के पास वैसे भी बहुत कुछ है, तभी उसे सिपाही बोलता है। चलो स्टोन उठाओ, अब दूसरी तरफ स्टोन का टावर बनाओ। तुम इतनी धीरे क्यों कर रहे हो? जल्दी काम करो। वैसे हमें दिखाया जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रेस 78% हो चुकी है। बहुत ज्यादा डेटा होने के कारण प्रक्रिया अटक गई है और वह सोचता है कि यह कब खत्म होगी। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे कैदी खाना खा रहे होते हैं। KIM सोचता है, यहां आने से पहले मैं रोज एक्सरसाइज किया करता था, पर अब नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहां का खाना ही ऐसा है। तभी वहां वह लड़की आती है और बोलती है, नंबर 218, तुम अपना ब्रेकफास्ट दोबारा से स्किप कर रहे हो। KIM बोलता है, ओह, तुम ये ले लो, ये तुम खा लो। वह लड़की बोलती है, ठीक है। KIM मन में सोचता है, बाकी सारे कैदी मुझे अवॉइड कर रहे हैं, पर ये लड़की कुछ अलग है। अब हमें बैकग्राउंड में कुछ बताया जाता है। अरहान आखिरी जादूगरों का वंश है। उसके खास लाल आंखों को लेकर एक अफवाह है। लोग कहते हैं कि वो आंखें बहुत सारे लोगों को मारने के कारण एक श्राप बन चुकी है। कहा जाता है कि अगर किसी की नजर उन आंखों से मिल जाए तो उसकी मौत तय है। हम दोनों की उम्र एक जैसी है और हम एक ही कोठरी में रहते हैं, इसलिए लगता है कि कब्जे से पहले हम दोस्त थे। भले ही मुझे याद नहीं, लेकिन इतना छोटा बच्चा केरियन हिरासत केंद्र में क्यों है? वह लड़की बोलती है, तुम्हें इन दिनों में सावधान रहने की जरूरत है। किम बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वह कहती है, अभी हाल ही में तुम्हारी वजह से काम बढ़ गया है और बाकी कैदी भी इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। शायद तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। कोई हैरानी नहीं कि इन दिनों हर कैदी बहुत व्यस्त दिखता है, खासकर कैदी नंबर 589 से सावधान रहो। वो कैदियों का नेता है और काफी मशहूर भी। कहते हैं उसने लोगों को मारकर यह जगह पाई है। KIM बोलता है, तो क्या तुम्हारे लिए मेरे साथ रहना खतरनाक नहीं होगा? वह लड़की बोलती है, फिर भी क्योंकि मुझे तुमसे लगाव हो गया है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। KIM अपनी सीट से उठ जाता है और बोलता है, ठीक है, अब जाओ यहां से। वह लड़की बोलती है, तुम ही अचानक से क्या बात कर रहे हो? तभी कुछ कैदी उनकी ओर आने लगते हैं और किम उन्हें देखकर बोलता है, लगता है जिसकी आपको चिंता थी वो अब होने वाला है। वह लड़की शॉक्ड हो जाती है। तभी कुछ कैदियों का ग्रुप और उनका ग्रुप लीडर, जिसका नंबर था 589, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उन कैदियों का लीडर बोलता है, हाय अरहान, तुम्हारी वजह से हमारा वर्कलोड बढ़ चुका है। कायम बोलता है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मैं इसे अपने वर्कआउट की तरह यूज करूंगा। ऐसा बोलने से पहले कैदियों का लीडर उसको मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर कायम काफी अच्छा डिफेंस कर लेता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह उसे लात मारने की कोशिश करता है। यह सब देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कैदियों का लीडर बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये सब अटैक मुझ पर कुछ काम आएंगे? और फिर कैदियों का लीडर केएम को पकड़कर उसे फेंक देता है और केएम दीवार से टकराता है। वह बोलता है, आज तुम मरने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुकी है। सिंक्रोनाइजेशन इज कंप्लीट। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि किम की सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रेस पूरी हो जाती है और किम के अंदर काफी शक्तियां आ जाती हैं। किम फील करता है, मेरे अंदर फाइटर वाली शक्तियां वापस आ चुकी हैं और अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वह बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? कैदियों का लीडर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, कुछ लोगों को तो उनका कबीला भी छोड़ चुका है,
फिर हमारे युवा स्वामी को खुद पर इतना घमंड क्यों है? किम बोलता है, चुप हो जाओ, लड़ो मुझसे। क्या तुम डर गए? कैदियों का लीडर भागते हुए किम को मारने जा रहा होता है और बोलता है, आज तो मैं तुम्हें जान से मार ही दूंगा। तभी किम एक लात मारता है, पर कैदियों का लीडर उसकी लात पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार दोगे? तभी किम अपनी दूसरी लात इस्तेमाल करके उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह शॉक्ड हो जाता है। फिर उनके बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है और किम कैदियों के लीडर को काफी मारकर नीचे गिरा देता है। वह बोलता है, इसलिए मैं अपने लेग्स का इस्तेमाल नहीं करता। बाकी के सारे कैदी यह सब देखकर उससे मारने के लिए जाते हैं और बोलते हैं, यह तुमने क्या कर दिया बास्टर्ड, अब तुम्हें मरना होगा। तभी किम उस ग्रुप लीडर के पास जाता है, उसके पेट पर लात रखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं इसका हाथ उखाड़ दूंगा और इसे जीवन भर के लिए खाने की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुरंत वार्डन को बुलाओ। तभी बाकी के सारे कैदी रुक जाते हैं। किम बोलता है, यह सब मजाक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इसका एक हाथ फाड़ दूंगा। तभी एक कैदी भागता है और बोलता है, रुको रुको, मैं वार्डन को बुलाकर लाता हूं। बाकी के कैदी अपने ग्रुप लीडर को जा रहे होते हैं। तभी वह ग्रुप लीडर बोलता है, मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा। तभी वह लड़की बोलती है, तुमने यह सब कहां से सीखा? ये रियली अमेजिंग है, पर तुम हमेशा से तो लंबे नहीं थे, मुझे लगता था तुम मेरी हाइट के हो। किम बोलता है, तुम भी उन पत्थरों को उठाती रहो, शायद तुम भी लंबी हो जाओगी। वह बोलती है, क्या सच में लोग पत्थर उठाने से लंबे होते हैं? किम को लगता है, इस सिंक्रोनाइजेशन ने मेरी असली जिंदगी की ताकत को गेम जैसी बना दिया है। फिर भी मेरी असली बॉडी के मुकाबले यह अब भी बच्चे जैसी लगती है। पर इस वक्त कुछ और इंपॉर्टेंट है। तभी एक स्क्रीन किम के सामने शो होती है, जिसमें जेड अराहन के स्टेट्स के बारे में लिखा होता है। किम देखता है कि उसकी माना की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है नो मैजिक। वह सोचता है, रुको, क्या यह सही है? मेरे माना की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? किम सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अराहन तो एक मैजिशियन है और उसकी माना की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? इसका मतलब यह है कि मैं अब कोई मैजिक नहीं कर सकता। किम बोलता है, ये कैसे बेकार के स्टेट्स दिए हैं मुझे? वह लड़की यह सब देख रही होती है और उसे लगता है कि यह दोबारा से पागल हो गया है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें किम लेटा हुआ है और मन में सोच रहा है, यह क्या बकवास है। यकीन नहीं होता कि इतना घटिया कैरेक्टर भी हो सकता है। लगता है इसे बनपुनीरा कबीले ने भी छोड़ दिया है और अराहन के लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है। खैर, पहले शांत हो जाओ और धीरे धीरे सब चेक करते हैं। कम से कम यह तो अच्छा है कि इसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और परसेप्शन सब 100 पर हैं। हालांकि इसकी ग्रोथ रुक गई है, लेकिन सिर्फ हड्डियों से बना शरीर 100 वाले स्टेट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद फिजिकल ट्रेनिंग से यह कमी पूरी हो सकती है, मगर इसकी डाइट तो बहुत ही खराब है। लेकिन इसमें तो कई ट्रेट्स हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे और सबके सब एस रैंक के हैं। कुछ मैं जानता हूं, जैसे पॉइजन इम्यूनिटी एंड इमॉर्टल ड्यूलिस्ट, ये वो हैं जो गेम प्ले से मिलते हैं। अगर इसकी माना 0 ना होती तो ये कैरेक्टर तो बिल्कुल ओपी ओवरपावर्ड होता। ये सब बस दिखावे के लिए नहीं है। खैर, बाकी चीजें तो समय के साथ पता चल ही जाएंगी और माना की प्रॉब्लम को ठीक करने के तरीके भी होते हैं। तभी वार्डन की आवाज आती है और वह बोलती है, नंबर 114, नंबर 456, नंबर 891, नंबर 2918, बाहर आ जाओ। किम पूछता है, यह लोग कौन हैं? तो वह लड़की बताती है, इन लोगों को फांसी होने वाली है, इसलिए इन्हें फाइनल मील के लिए बुला रहे हैं। किम पूछता है, फाइनल मील मतलब? वो बताती है, फाइनल मील का मतलब है मरने से पहले तुम जो भी खाना चाहो वह तुम खा सकते हो। किम बोलता है, ओ अच्छा। किम पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें अब तक बस तुम्हारे नंबर से ही बुलाया है। वे लड़की बोलती है, रियू। जो लोग सड़क पर रहते हैं उनका कोई कबीला नहीं होता। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? किम बोलता है, मेरा नाम है जेड अराहन। किम बोलता है, रियू, क्या तुम यहां से बाहर जाना चाहती हो?
रियू बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहां ज्यादा देर रुकने वाली नहीं हूं, मेरे पास यहां से जाने की अपनी वजह है। किम बोलता है, ओह रियली? तो तुमने यहां से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचा है? रियू बोलती है, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फ्रंट गेट, पर उसकी चाबी हमेशा वार्डन के पास रहती है। किम बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें वार्डन से चाबी छीननी पड़ेगी। रियू बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वार्डन भले ही रिटायर्ड हो चुका हो, लेकिन वो एक 5 सर्कल नाइट है। वो जादूगरों से नफरत करने वाले नाइट की मिसाल है। किम सोचता है, एक रिटायर्ड 5 सर्कल नाइट, क्या मैं अभी उससे जीत भी सकता हूं? लेकिन एक और तरीका है, बस उससे चाबी चोरी कर लो। रियू बोलती है, तुम यह नहीं जानते कि सड़क पर रहने वाले लोग शिष्टाचार सीखने से पहले चोरी करना सीखते हैं। लेकिन वार्डन के आसपास हमेशा बहुत निगाहें होती हैं, इसलिए मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। किम अपने मन में सोचता है, तो बात ऐसी है, अब मुझे थोड़ा समझ आने लगा है कि हम यहां से कैसे भाग सकते हैं। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक सिपाही कुछ कैदियों को कुछ ऑन ऑर्डर दे रहा होता है। वह बोलता है, वार्डन के आदेश पर आज से काम और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सब लोग ध्यान दें, चलो मत, दौड़ो। सारे कैदी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम यह क्या बोल रहे हो? थोड़ा आराम से भी तो कर सकते हैं। कितनी बार करना होगा यह सब? काम इतना तो रखो कि संभाला जा सके। सिपाही बोलता है, तुम अभी वार्डन के आदेश का विरोध कर रहे हो। तभी एक कैदी बोलता है, यह लोग भी ना, अगर बस चुपचाप बैठे रहते तो अच्छा होता। इतना बोलते ही सिपाही अपनी तलवार उस कैदी के गले तक ले आता है और बोलता है, मैं तो बस वार्डन का आदेश पहुंचा रहा था, अगर कोई दिक्कत है तो वार्डन से जाकर कहो। कैदी बोलता है, यह सब हद से ज्यादा नहीं हो रहा क्या? आखिर इसका कारण क्या है? सिपाही बोलता है, कारण? क्या तुम्हें अब तक नहीं पता यह सब किसकी गलती है? तभी वहां किम और रियू भी पहुंच जाते हैं। तभी सिपाही उन कैदियों को खास कर इशारा करता है और जाते जाते बोलता है, मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं। रियू बोलती है, जेड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। किम बोलता है, इस सबसे दूर हो। और किम सोचता है, वो हरामी क्लर्क, वो खुलकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कैदी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और मत कहना कि कल जो हुआ था वो भी उसी का काम था। वो जिसे सब एक इज्जतदार नाइट कहते हैं, वही ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है। रियू भागते हुए जाती है और सोचती है, इस बार तो खुद वार्डन भी इसमें शामिल है। मैं इसे कल जैसी बात नहीं बनने दूंगी। हम जेड को मरने नहीं दे सकते। सारे कैदी आपस में बोलते हैं, हमें इस बास्टर्ड को मारना ही पड़ेगा, इसकी वजह से हम मरे जाएंगे। किम बोलता है, मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। यह बस एक ऐसी हालत है जिसे टाला नहीं जा सकता। तभी सारे कैदी मिलकर उसे मारने के लिए भागते हैं। किम काफी अच्छी फाइट करता है। वह एक कैदी को नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैं तुम्हें अभी वार्निंग देता हूं, अगर बचना चाहते हो तो मुझसे मत लड़ो, वरना मैं तुम्हारा हाल भी ऐसा कर दूंगा। पर वे कैदी नहीं मानते और बोलते हैं, मारो इस बास्टर्ड को। और उनके बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। किम बहुत अच्छी फाइट करता है। वह अकेले ही सबको टैकल कर रहा होता है और मार रहा होता है। यह सब सीन पीछे से रियू देख रही होती है और मन में सोचती है, यह तो काफी सही फाइट कर रहा है। तभी पीछे से एक कैदी की आवाज आती है, अरे जरा इधर तो आओ 1 मिनट के लिए। पीछे से एक कैदी चिल्लाता है, हे अराहन, बेहतर होगा कि तुम यह तांडव बंद करके सीधा मर ही जाओ। फ्रेंड्स आर वेरी प्रेशियस। और एक कैदी रियू को पकड़ लेता है। तभी किम यह सब देखकर बोलता है, तू एकदम बेकार है। अब तूने ऐसी गलती कर दी है जिसका अंजाम तुझे महंगा पड़ेगा। अब वह कैदी बोलता है, इसे अपना सम्मान समझो कि मैं तुम्हें अपना समय दे रहा हूं। आखिर मैं एक 2 सर्कल नाइट हूं। और वह कैदी किम को मारने जा रहा होता है और बोलता है, तुम आखिर में अपनी तबाही से ही मिलोगे। तभी किम काफी स्पीड में उससे बचकर
दूसरी कैदी को मार गिराता है और रियू को बचा लेता है। रियू बोलती है, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। और वह कैदी बोलता है, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? पर कैसे? किम बोलता है, ये कोई मैजिक नहीं। और वह काफी खतरनाक मूव करता है और उस कैदी को एक बहुत पावरफुल लात मारता है और वह कैदी काफी बुरी तरह घायल हो जाता है और गिर जाता है। इसके बाद चीफ कुछ सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है और चीफ बोलता है, क्या ये सब तुमने किया है नंबर 218? तभी रियू बोलती है, उन्होंने तो उसे मारने की कोशिश में हॉस्टेज तक बना लिया था। ये तो साफ साफ सेल्फ डिफेंस था। तभी चीफ बोलता है, यू स्टूपिड बास्टर्ड्स, एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी माना अनलीश की थी? किम सोचता है, ये क्या बोल रहा है? तभी चीफ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है और सारे कैदी जमीन पर तड़पने लगते हैं और रियू भी तड़पने लगती है। पर किम इससे बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता है और किम का एक ऑरा जनरेट होता है। किम सोचता है, यह क्या हो रहा है? ये तो कोई ऐसी पावर लग रही है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या ये मेंटल इम्यूनिटी ट्रेट हो सकता है? ये तो एक जबरदस्त काबिलियत है ना? आखिरकार मैं अपने वर्ल्ड में पिनिकल पर पहुंच चुका हूं। तुम्हारे जैसे 5 सर्कल वाले नौसिखिए मुझे रोक ही नहीं सकते। और किम बोलता है, यू रियली नो योर गेम। चीफ यह सब देखकर सोचता है, ये अभी भी कैसे खड़ा है, वो भी बिना अपनी माना अनलॉक किए। और चीफ गुस्सा होकर अपनी पावर और बढ़ा देता है, जिससे बाकी के कैदी पहले से ज्यादा तड़पने लगते हैं और किम का ऑरा पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। किम बोलता है, ये कोई मामूली चीज नहीं, एस रैंक ट्रेट है। अब बताओ तुम क्या करोगे? चीफ कुछ समझ नहीं पाता है और सोचता है, यह क्या हो रहा है? तभी बाकी के सिपाही कहते हैं, साहब कृपया रुक जाइए। तभी चीफ अपना मैजिक रोक देता है और बोलता है, अच्छा ही हुआ कि ऐसा ही अंत हुआ, वरना मैं तो गुस्से में तलवार चला बैठता। चीफ जाने लगता है और बोलता है, गेट बैक टू वर्क। किम बोलता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और बोलता है, मैं तंग आ चुका हूं हर बार वो पत्थर उठाकर टावर बनाने से और थक चुका हूं हर वक्त इस चिंता में रहने से कि कैदी कब हमला करेगा। इसलिए अब सोच लिया है सब कुछ यहीं खत्म कर दूंगा। रियू बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? किम बोलता है, अब मैं मरना चाहता हूं। चीफ बोलता है, तुम समझते हो ना इसका मतलब क्या है? अगर यह सिर्फ एक पल की सनक है तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। किम बोलता है, डर है कहीं तुम पलट ना जाओ? कम से कम इसे क्रिस्टल बॉल में रिकॉर्ड तो कर लो। चीफ बोलता है, उससे बेहतर सबूत और कोई हो ही नहीं सकता। वह बोलता है, वार्डन जाओ, जल्दी क्रिस्टल बॉल लेकर आओ, मैं काफी एक्साइटेड हूं इसके लिए। किम कहता है, फाइनल मील में तुम जो चाहो खा सकते हो, तो तय कर लो। मैंने तो सोच लिया है, अपनी फाइनल मील में मैं वेरिटी बीफ खाऊंगा, और वो भी इतना बड़ा हिस्सा कि पेट भर जाए। यह सब सुनकर सारे सिपाही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वेरिटी बीफ सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बीफ जो सदर्न एम्पायर की वेरिटी प्रेरी में नेचुरली पाला जाता है। ये लास्ट सेवियर गेम के सबसे कीमती पकवानों में से एक है। कहते हैं इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि ये खोई हुई ताकत तक लौटा सकता है, और अगर जंग चल रही हो तो इसका सेवन पूरा पासा पलट सकता है। किम बोलता है, मेरी भी एक जरूरी लड़ाई आने वाली है, तो जब तक मौका है थोड़ा स्टॉक कर लेना चाहिए। सच कहूं तो जान चली गई उसके बदले, तो कम से कम एक बार उसका जायका चखना तो बनता है ना? इतनी बड़ी कीमत चुकाई है तो इतना हक तो बनता ही है। वैसे बता दूं, मैं सिर्फ एस रैंक आइटम्स से ही डील करता हूं, और अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो सब कुछ न्यूलीफाई कर दूंगा, एक भी चीज नहीं बचेगी। तभी रियू बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्यों मरना चाहते हो? तभी किम बोलता है, रियू भी मेरे साथ आएगी तो हम दोनों के लिए खाना तैयार रखना। रियू बोलती है, मैं क्यों? चीफ सिपाहियों से बोलता है, जाओ और इनको मारने की तैयारी करो। अब हमें आगे सीन दिखाया जाता है जिसमें आरायू और किम दोनों अपने सेल में हैं, और किम बताता है, कहते हैं कि वेरिटी बीफ लाने में 1 हफ्ता लगता है, इतनी रेयर चीज है वो।
उस दौरान मैंने अपना काम छोड़ा तक नहीं, बल्कि मैं लगातार अपनी ट्रेनिंग करता रहा और वार्डन खुद मेरी सेवा कर रहे थे। रियू सोचती है हम मरने वाले हैं और यह पता नहीं क्यों एक्सरसाइज कर रहा है। किम बताता है लास्ट सेवियर में एक खास सिस्टम है। अगर मेरी कोई भी स्टार्ट 100 पर पहुंच जाती है तो उसके बाद मिलने वाला एक्सपीरियंस बाकी स्टार्ट्स में शिफ्ट हो जाता है और माना को छोड़कर मेरी सारी स्टार्ट्स पहले ही 100 हैं। इसका मतलब यह है कि अब मैं जो भी एक्सपीरियंस कमाऊंगा वो सिर्फ मेरी माना को बढ़ाएगा। तभी सिपाही बोलता है नंबर 172, नंबर 218, बाहर आ जाओ। किम बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए। रियू काफी डर जाती है और सोचती है क्या मैं मरने वाली हूं। अब हमें आगे सीन दिखाया जाता है जिसमें रियू और किम दोनों फाइनल मील खा रहे होते हैं। रियू बोलती है मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। किम बोलता है डोंट फॉरगेट, इट्स ऑल थैंक्स टू मी। किम सोचता है स्वाद के अलावा परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है जैसे अब तक जो अनुभव रुका हुआ था वो अचानक से भीतर उतरने लगा है। पहला लक्ष्य पूरा हो चुका है, अब बारी है अगले की। अब हमें चीफ के कैबिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सिपाही चीफ से बोल रहा होता है फाइनल मील खत्म हो चुकी है। चीफ बोलता है ठीक है, ध्यान रखो कि कोई उनके पास न जा पाए। और मन में सोचने लगता है आखिर वो दिन था क्या, सब कुछ इतना अजीब क्यों था। न कोई जबरदस्ती दिखी, न कोई बंधन। कैसे कहूं, जैसे कुछ कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैं भले ही रिटायर हो चुका हूं लेकिन अब भी एक 5 सर्कल नाइट हूं और फिर भी एक नौजवान जादूगर जिसने अपनी माना तक अनलॉक नहीं की मेरी ऑरा को झेल गया। नहीं, उस दिन कुछ बहुत गड़बड़ हुआ था। इस बार मैं कोई चूक नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ अच्छे से कंफर्म करूंगा। जो अपमान उस दिन सहा उसका 100 गुना वापस चुकाऊंगा। और अगर फिर वही अजीब सी ताकत सामने आई तो शायद ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक नई सच्चाई की शुरुआत होगी। सीन शिफ्ट होता है जिसमें किम और रियू दोनों खाना खा चुके होते हैं। रियू बोलती है कितना डिलिशियस खाना था और अब अगर मैं मर भी जाती हूं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। किम बोलता है आज हम नहीं मरने वाले। इतना पेट भर गया है और इतना जोश है कि पूरे जिस्म में ताकत उबाल मार रही है। लगता है किसी पंचिंग बैग को दिन भर घूंसे मार सकता हूं। अब तो बस इंतजार नहीं हो रहा, इस ताकत को आजमाने का वक्त आ गया है। वहां चीफ आ जाता है और किम बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए। किम बोलता है अब करें तो क्या करें, सब कुछ तो पहले ही खाया जा चुका है। चीफ बोलता है नंबर 218 नहीं, जेड आराहन। किम बोलता है क्या हुआ, नाराज हो रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना हिस्सा नहीं मिला। चीफ बोलता है यू एरोगेंट बास्टर्ड जो सिर्फ अपनी औकात और खानदानी रुतबे पर घमंड करता है। फिलहाल तो मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि तेरा वो घटिया चेहरा दर्द में तड़पता हुआ नजर आए। अरहान सबसे खास जादुई परिवार से आता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी जानकारी है तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है। जानकारी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। शायद तुम अपनी सजा वाली जगह से भी निकल सको। तभी चीफ अपना एक हाथ किम के कंधे पर रखता है और किम उसके जादुई कड़े को देखता है और सोचता है कि शायद यही वह कड़ा है जिससे वह जादू करता है। तभी चीफ अपना ब्लैक मैजिक शुरू करता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे, और वह रियू को नीचे गिरा देता है। तभी किम बोलता है तुम अपनी हद में रहो चीफ। तभी चीफ अपने दोनों हाथ किम के कंधों पर रखता है और अपने मैजिक को पहले से भी ज्यादा बढ़ा देता है, पर किम को इससे कोई असर नहीं होता। किम अपने हाथों से चीफ के हाथ झटक देता है और फिर बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि शांत रहो। अगर किसी को मारना है तो उसे ठीक तरीके से सजा दिलाओ। इस तरह रोने धोने की जरूरत नहीं, जैसे कोई कमजोर इंसान हो। चीफ यह सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मैंने तो अपना जादुई हथियार तक इस्तेमाल किया, फिर भी यह असर क्यों नहीं कर रहा। अगर मेरी माना का उस पर कोई असर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वह मुझसे कम से कम एक सर्कल ऊपर है। तो क्या यह बंदा 6th सर्कल का है? नहीं, यह तो मुमकिन ही नहीं। रुको जरा,
क्या यह अरहान खानदान की ताकत हो सकती है? फिफ्थ सर्कल तक पहुंचना तो पूरी जिंदगी की तपस्या का नतीजा होता है, और फिर भी एक नया जादूगर भी इसे झुका नहीं सकता। किम बोलता है, तुम अपनी बेकार मेहनत खत्म कर चुके हो क्या? चीफ थोड़ा नाराज हो जाता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है, फांसी कल सुबह सबसे पहले दी जाएगी। सम्राट की आज्ञा से बने कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंजॉय योर फाइनल नाइट। यह बोलकर चीफ वहां से चला जाता है। अब हमें कुछ समय बाद वार्डन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चीफ कुछ लिख रहा होता है और सोच रहा होता है। मैंने अभी तक सब कुछ पूरी तरह समझा नहीं है, लेकिन यह जानकारी एक्टिव नाइट्स के लिए काफी अहम हो सकती है। आज की घटना को रिकॉर्ड करना होगा। अपनी माना को पूरी तरह अनलॉक और जादुई हथियार का इस्तेमाल करने के बाद भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं थक गया हूं, फिर भी मुझे यह रिपोर्ट पूरी करनी ही होगी। अब आगे हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रियू लेटी हुई है और किम उससे पूछता है, क्या तुम जाग रही हो और तुम्हारी बॉडी कैसी है? रियू बताती है, मैं काफी नर्वस फील कर रही हूं और मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। किम बोलता है, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो कमाल का हुनर है, तो क्या तुमने इसे देख लिया? कैसी लगी मेरी स्किल? किम बोलता है, गुड जॉब। एक आम लड़की के लिए यह काफी खतरनाक होता, पर तुम तो काफी एक्सपर्ट निकली। रियू बोलती है, असल में वह इसीलिए काम कर गया क्योंकि उसका ध्यान तुम पर था। लेकिन क्या तुम वाकई ठीक हो? किम बोलता है, मैं ठीक हूं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो काफी स्ट्रेंज है और जिसे मैं नहीं जान पा रही हूं। रियू बोलती है, कुछ नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा पत्थर उठाओ। वैसे किम सोचता है, बाय द वे स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस तीनों में 10-10 का इजाफा हुआ है। यह कमाल का रिजल्ट है। जैसा वादा किया गया था, स्वाद और पोषण दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरा शरीर पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रहा है। काश मैं इन सभी पेनल्टीज को जल्दी से हटा पाता, लेकिन शायद वह जल्दी मुमकिन नहीं है। किम बोलता है, हे रियू, हमें आज रात निकलना है। जब तुम थोड़ी ठीक हो जाओ तो चलेंगे। रियू बोलती है, हमें अभी ही निकलना होगा, वार्डन कभी भी नोटिस कर सकता है। किम बोलता है, चिंता मत करो, इस वक्त तक तो वह बेहोश हो चुका होगा। रियू बोलती है, वह कैसे? किम बताता है, बिल्कुल। क्या तुम्हें वह कड़ा याद है जो उसने पहना हुआ था? वह इतनी कीमती चीज है कि मुझे उसका असली नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना तय है कि वह तुरंत माना को बढ़ा देता है, साथ ही थकावट भी जबरदस्त तरीके से चढ़ा देता है। अब तक तो वह कहीं बेहोश पड़ा होगा। किम सोचता है, इस बात को देखते हुए कि वह फाइनल मील वाले कमरे में चाबी लेकर आ गया और उसने अनजाने में जादुई उपकरण का भी इस्तेमाल किया, मेरा प्लान अब काफी आसान हो गया है। चलो यहां से बाहर निकलते हैं। किम ने कहा, क्या तुम सच में डर रही हो? फिर रियू ने कहा, तुम तो मेरे साथी हो तो डर किस बात का? फिर रियू बोलती है, हमारे पास तो इस कमरे की चाबी ही नहीं है। किम बोलता है, वह तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर किम जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है। रियू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या तुम सच में एक मैजिशियन हो? वह वहां से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी कुछ सिपाही उन्हें देख लेते हैं और बोलते हैं, तुम इस वक्त यहां कैसे, और तुम यहां क्या कर रहे हो? किम और रियू सिपाहियों को देखकर भागने लगते हैं। सिपाही बोलते हैं, पकड़ो उन्हें और वार्डन को बता इस बारे में। किम और रियू दोनों भागते भागते मेन गेट तक जा पहुंचते हैं, पर काफी सारे सिपाही मेन गेट पर खड़े होते हैं। सिपाही बोलते हैं, हमें किसी भी हाल में इन्हें रोकना पड़ेगा। किम उन सिपाहियों से काफी अच्छी फाइट करता है और उन्हें बुरी तरह मारने लगता है। एक सिपाही के तो फेस पर वह एक हाथ मारता है और उसका हाथ उस सिपाही के फेस पर छप जाता है। किम उनसे फाइट करके उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है और वह दोनों गेट खोलकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद चीफ वहां आ जाता है और सिपाही उसे बताते हैं कि 2 कैदी भाग चुके हैं। चीफ बोलता है, गो गेट हिम इमीडिएटली। अब हमें डिटेंशन सेंटर के पास मोटामा गांव का सीन दिखाया जाता है। रियू चुपके से स्कैन करती है और बोलती है, अब यहां कोई नहीं है। किम पूछता है, हम कहां हैं? रियू बताती है, यह एक छोटा सा शहर है जिसका नाम मितामा है।
यह डिटेंशन सेंटर के पास इकलौता गांव है, किम बोलता है। तो गार्ड सबसे पहले यहीं आएंगे। रियो बोलती है, हम कुछ नहीं कर सकते, शहर बहुत दूर है, लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों में घुल मिल जाए तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। किम बोलता है, ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम असल में ढूंढ क्या रही हो? रियो बोलती है, यह कुछ ऐसा है जो तुम्हें बिल्कुल फिट आएगा, इसे पहन लो। किम बोलता है, यह तो बिल्कुल वही कचरा है जो कोई भिखारी पहनेगा। रियो बताती है, यह जगह भिखारियों से भरी पड़ी है, इसलिए खुद को भिखारी के रूप में छुपाना सबसे सुरक्षित तरीका है। वे दोनों अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर रियो बोलती है, मैं कुछ जरूरी सामान लेने जा रही हूं, तुम यहां चुपचाप एक चूहे की तरह बिल्कुल शांत बैठे रहो। किम बोलता है, पर तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रियो बोलती है, तुम्हें पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? इस लड़के की सोच ही कुछ अलग है। मैं जल्दी लौट आऊंगी, इसीलिए कहीं मत जाना, क्योंकि तुम मेरे साइडकिक हो। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। रियो वापस आकर बोलती है, आई एम बैक। किम पूछता है, तुम क्या लेकर आई हो? क्लर्ड लेंसेज, क्या यह काफी है? रियो बताती है, खैर यह तो ठीक है, लाल आंखें अरहान का प्रतीक होती हैं, इसलिए सावधान रहना। यहां का जो दक्षिणी इलाका है वह बहाल कबीले के अधीन आता है और वहां नीले लेंसेज का खूब चलन है। उन घमंडी रईसों के बीच आंखों का रंग बस एक और जेवर बन चुका है। किम सोचता है, बहाल एक बहुत मशहूर कबीला है। मेरा मुख्य किरदार पहले टोरेस बहाल हुआ करता था। वही किरदार मेरी कहानी के आखिरी हिस्से में भी था। जादुई दुनिया में उसे अरहान कहा जाता है और तलवारबाजों की दुनिया में बहाल। सच तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। उनकी आंखों का रंग भी एक दूसरे के बिल्कुल उलट होता है। रियो बोलती है, खैर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। वापस आते वक्त मुझे एक अच्छी जगह मिली, मेरे साथ चलो, वहां थोड़ी देर आराम करते हैं। अब आगे हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां रियो और किम दोनों आराम कर रहे होते हैं। किम कुछ सोच रहा होता है, मैं इस हालत में कैसे पहुंच गया? जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे मैं अचानक किसी गेम के अंदर आ गया हूं, और अब तो हाल यह है कि मुझे एक अस्तबल में छिपकर सोना पड़ रहा है। खैर थोड़ा मजा भी आ रहा है, लेकिन वह रियो हमेशा मेरे साथ क्यों चिपकी रहती है? वह तो मुझे अपना साथी कहती है। क्लार्क मेरा पीछा कर रहा है और रियो को भी पता है कि मेरे साथ रहना खतरनाक हो सकता है। मैं अब तक रियो के बारे में ज्यादा नहीं जानता। आखिर वह तो बस एक सड़कछा बची है, एक जेब कतरी। लेकिन फिलहाल मुझे उसकी मदद चाहिए, इसलिए मैं उसके साथ बना हुआ हूं। दूसरी तरफ रियो भी सोच रही होती है, क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए? अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। किम सोचता है, कल रात तो अंधेरा इतना था कि ठीक से कुछ दिखा ही नहीं। क्या मैं वाकई ऐसी जगह पर सोया था? रियो बोलती है, शायद एक बड़े खानदान से होने की वजह से ऐसी जगह मुझे अजीब लग रही है। किम बोलता है, जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं, रियो ने कहा कि बस अपनी हालत के हिसाब से समझौता कर लेते हैं। किम बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अब पैसे कमाने शुरू करने होंगे, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। रियो बोलती है, यह क्या हालत हो गई है? अब तो वार्डन की नजर से बचना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों ना जब तक यही हाल है तुम थोड़ा बहुत पिक पॉकेटिंग सीख लो। किम बोलता है, पिक पॉकेटिंग को भूलो, मुझे वह जगह ढूंढ कर दो जिसका मैंने जिक्र किया था। रियो बोलती है, क्या? कौन सी जगह? किम बताता है, द अंडरग्राउंड एरिना। अब आगे हमें अंडरग्राउंड एरिना का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक फाइट चल रही होती है, जिसमें 2 मुश्तंडे आपस में फाइट कर रहे होते हैं और ऑडियंस में लोग चिल्ला रहे होते हैं, ठीक से लड़ो, मैंने तुम पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है, मार डालो उसे, इस बार मैं आकाश का साथ दे रहा हूं। किम अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि यह तो बस एक घटिया सी गली की लड़ाई होगी, लेकिन यह तो मेरी सोच से बेहतर निकली। रियो किम से बोलती है, जेड, ये जगह डरावनी है, चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं। जेड, तुमने देखा वह यहां किसी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है,
और आई कास तो उन कैरियन कैदियों से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। उसे उस नेक ग्रैब टेक्निक से काबू में करना बेकार है, पूरी तरह से निराशाजनक। तभी किम वहां से गायब हो जाता है और फाइटिंग रिंग में जा पहुंचता है और उस फाइटर का हाथ पकड़ लेता है। सारी ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है और किम बोलता है, तुमने उस बंदे का नॉकआउट नहीं देखा क्या? थोड़ा शांत हो जाओ। और वो फाइटर बोलता है, तू ऊपर चढ़ा क्यों साले पागल, क्या दिमाग खराब हो गया है? किम रेफरी से बोलता है, अरे तुम ही तो रेफरी हो ना, कहीं तुमको घूस वूस तो नहीं मिल गई? जब नतीजा पहले से तय है तो मैच अब तक चल क्यों रहा है? यहां तो कोई नियम ही नहीं है। ऑडियंस में लोग चिल्लाने लगते हैं, पागल है क्या? वो तो सच में एक घटिया इंसान था, है ना? साला एक नीच आदमी मेरी मौज का सारा मजा खराब कर गया। मैं तो कितना मजे में था, मेरे पैसे वापस कर हरामी। किम ऑडियंस से बोलता है, बहुत शोर हो रहा है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इससे लड़ने की, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूं। रियो यह सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और जेड से बोलती है, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूं कि उस फाइटर की ताकत यहां उसकी सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। पूरा माहौल उसी के पक्ष में है। मान लो तुम्हारे जीतने के चांस 1000 में 1 या 10,000 में 1 हैं। चाहे तुम किस्मत के भगवान के साथ हो या सौभाग्य की देवी के, फिर भी उसे हराने का कोई मौका नहीं है। यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हाई कास्ट से लड़ना मना है, बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी और से लड़ो। किम बोलता है, चुप हो जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मेरे ऊपर लगा दो। रियो बोलती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम हर बार यही करने वाले हो? मैं अब हार मान रही हूं, अभी नीचे आओ। किम बोलता है, रियो इस मैच के बाद चलो जमकर बीफ खाते हैं, जैसे आखिरी दिन हो जिंदगी का। अब मैच शुरू होता है। वह फाइटर सोचता है, वह साला चाहे जितना पागल हो जाए फिर भी शांत बना रहता है। दिलचस्प है, वह मुश्किल से 15 साल का लगता है, फिर भी वह नजरिया क्या है, उसकी सांसें एकदम शांत हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसकी स्टांस बाकी सबसे बिल्कुल अलग। लगातार डर पैदा कर रहा है, फिर भी पूरी तरह काबू में। तुम सच में कह रहे हो कि उस जैसे एक लो लाइफ पर्सन से डर गए? आइकास उससे डर गया? इतना सब कुछ सोचने के बाद वह फाइटर अचानक से उस पर हमला करने बढ़ता है। किम उससे काफी अच्छा डिफेंस करता है और उसे एक पंच मारता है और बोलता है, एक पंच को कभी कंधों के पीछे खींचकर नहीं मारा जाता, पंच हमेशा गार्ड स्टांस से सीधा सामने वाले के चेहरे पर मारना चाहिए, सबसे छोटे, सबसे तेज और सबसे साफ रास्ते से। किम काफी खतरनाक फाइट करता है और उस फाइटर का एक दांत तोड़ देता है। यह सब रियो देख नहीं पाती है और आंख बंद करके प्रेयर करने लगती है, ओ गॉड ऑफ वॉर, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, गॉड ऑफ मिरेकल, मदर ऑफ लाइफ, प्लीज लेट हिम रिटर्न सेफली। तभी कोई ऑडियंस में से बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा उससे जाने दो, अगर आंखें हैं तो ठीक से देखो। वो लो लाइफ पर्सन उस पर पूरी तरह हावी हो रहा है और वह अपनी आंखें खोलती है तो शॉक्ड हो जाती है, यह क्या हो रहा है? सच में क्या वह जीत रहा है? जेड आइकास को हरा रहा है। किम काफी अच्छी फाइट कर रहा होता है और बोलता है, वह इतने घटिया पंच भी नहीं बचा पा रहा है। और फिर किम अपना फाइनल पंच मारता है तो वह फाइटर नॉकआउट हो जाता है। किम रेफरी से बोलता है, ए रेफरी, तुम कर क्या रहे हो? क्या मुझे भी बिना किसी नियम के लड़ने की कोशिश करनी चाहिए? रेफरी अनाउंसमेंट करता है, गेम टाइम इज ओवर, चैलेंजर विन्स। और किम सोचता है, यह तो सही से वार्म अप होने से पहले ही खत्म हो गया, थोड़ी ताकत तो बचाकर रखनी चाहिए थी। अब आगे किम को उस फाइट जीतने के पैसे मिलते हैं और वह बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो फिर ये सब कुछ ही क्यों है? क्या तुम सिर्फ इसलिए धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम जवान हो? यकीन नहीं होता कि तुम इतनी सी आसान कैलकुलेशन भी नहीं कर पाए। वह लड़का बोलता है, यह नामुमकिन है, मैंने बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन की थी। किम बोलता है, इतना कम कैसे आ सकता है? रियो, तुमने कितना दाम लगाया था? मैंने कहा था सब कुछ दाम पे लगा दो। रियो बोलती है, मुझे जुआ वाकई में बिल्कुल पसंद नहीं है
और हमें रात के खाने के लिए भी कुछ पैसे बचाने हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हेलो। एक लेडी अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ पीछे खड़ी होती है और हंसकर बोलती है, क्या मैं आपसे एक मोमेंट के लिए बात कर सकती हूं? किम और रियू दोनों पीछे देखते हैं और किम पूछता है, वैसे तुम कौन हो? वह लेडी बोलती है, तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि यह तुम्हारा पहली बार है यहां। खैर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस एरिना की मैनेजर हूं। नाम है हरना। क्या मैं थोड़ी सी बात कर सकती हूं? इतना बोलते ही किम और रियू उसे इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं। तभी वे दोनों बॉडीगार्ड उनका रास्ता रोक लेते हैं और किम बोलता है, क्या तुम सब भी उसके जैसा ही अंजाम चाहते हो? क्यों ना उसे कुछ दिन आराम करने दिया जाए? कम से कम मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या यह सब इसलिए है क्योंकि तुम उस औरत के लिए इतनी वफादारी दिखा रहे हो? वह लेडी बोलती है, जिस आइकास को तुमने आज हराया है वह वही चैंपियन है जिसे मैं बड़े शहर से बड़ी उम्मीदों के साथ लाई थी। समझ तो रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूं? खैर, आज के लिए तुम्हें छोड़ रही हूं। आखिर फिर मिलेंगे ही। अगली बार शायद थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल होगा। और हां, मुझे तो वैसे भी ऐसे जबरदस्त अपोनेंट्स। अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि रियू और किम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। रियू बोलती है, जेड, तुम्हें उस औरत के सामने घमंड नहीं दिखाना चाहिए। हरना दिखने में सिर्फ एरिना की मैनेजर लगती है, लेकिन असली ताकत उसी के पास है। जब तक तुम यहां हो उसका सामना होना तय है। किम बोलता है, मेरी नजर में तो वो बस एक बूढ़ी चालाक लोमड़ी लगती है जिसे पैसे से बहुत प्यार है। रियू बोलती है, हां, वो सच में खुद को बूढ़ी लोमड़ी कहती है। किम सोचता है, वो तो तुमसे सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए ही आई होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने पहली बार मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखा था। जैसे ही मैंने थोड़ा नाम कमाना शुरू किया, हर तरह के मैनेजमेंट से कॉल आने लगे। ज्यादातर लोगों ने मेरी काबिलियत को बस पैसे कमाने का जरिया समझा और मैं कई बार ठगा गया। उस वक्त मैं बस एक उम्मीदों से भरा नौसिखिया था जो एक छोटे से प्रांत से आया था। मेरी मौजूदा मैनेजर से मुलाकात तो बस किस्मत थी। उसी ने मुझे चैंपियन बनाया। उसी की बदौलत आज मैं सिर्फ किसी गांव से आया सीधा साधा लड़का नहीं हूं जिसे सब इस्तेमाल कर लें। मैंने बहुत कुछ झेला है, हर मुश्किल से गुजरा हूं और अब मैं चैंपियन हूं। बूढ़ी लोमड़ी, रुको जरा, असली खिलाड़ी तो आखिर में ही आता है। तभी एक आवाज आती है, आपका मीट तैयार है। रियू कहती है, वाह, ये तो वैरायटी बीफ का वो है। किम बोलता है, रियू वेट ए मिनट। रियू बोलती है, क्यों? किम बताता है, ये असली नहीं लगता, इसके रंग और मार्बलिंग से ही पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। रियू बोलती है, क्या ये नकली है? अब सोचूं तो वाकई कुछ अजीब है। वार्डन को भी तो इसे लाने में पूरा हफ्ता लग गया था। किम बताता है, अगर इसे पास के शहर से लाया जा सकता तो इसमें इतना समय नहीं लगता। और वैरायटी बीफ तो बहुत महंगा होता है ना? इतना महंगा बीफ ये सब ग्राहकों को तो नहीं परोस सकते। ये तो लगता है कि लोअर ग्रेड वाला वेजी बीफ है। भले ही ये सिर्फ एक ग्रेड नीचे हो, लेकिन फर्क बहुत बड़ा होता है। रियू बोलती है, सच में? लेकिन चाहे वो वेजी हो या वैरायटी, पेट में जाने के बाद क्या फर्क पड़ता है? किम बोलता है, अगर मैं वैरायटी बीफ के पैसे दूं और बदले में नकली परोसा जाए तो मुझे धोखा ही महसूस होगा। ग्राहक होने के नाते यह तुम्हारा हक है कि तुम अपना हक मांगो। अरे सुनिए, इधर आइए। वेटर बोलता है, काफी देर से सिर खा रहे हो, एक सर्विंग मंगवाई है, खा लो और निकलो यहां से, हमारा टाइम मत खराब करो। किम बोलता है, यह नकली है, मैंने वैरायटी बीफ ऑर्डर किया था। क्या यह वही है? पहले सही चीज लाओ फिर बात करना। वेटर बोलता है, तुम समझते क्या हो? यह कोई सड़क का तमाशा है। बस बहुत हुआ, इस लड़के की तो अक्ल ही ठिकाने नहीं है। किम बोलता है, मालिक को बुलाओ। तभी कोई पीछे से बोलता है, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें लड़ाई करनी है? तभी काफी सारे लोग उसे चाकू दिखाकर उसे धमकी देने लगते हैं और एक मोटा आदमी बोलता है, ओ तुम लोग, क्या तुम ही वो बिगड़ैल और नीच किस्म के कस्टमर हो?
किम बोलता है, बदतमीज तो तुम लोग हो, नकली चीज बेच रहे हो। वो मोटा आदमी बोलता है, तेरे जैसे जोशीले लौंडों की हिम्मत अच्छी लगती है, पर माहौल पढ़ना भी आना चाहिए। किम उन्हें वार्निंग देता है, वाइब समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन हालात तो समझो। अगर मुझ पर हमला करोगे तो सोच लो किस तरफ लाश गिरेगी। वो मोटा आदमी बोलता है, हा हा हा, बड़ी अक्कड़ है तेरे अंदाज में। चल, इसे जिंदगी की एक कड़वी सीख मान ले। अब तगड़ी धुलाई के लिए तैयार हो जा। इतना बोलते ही उसके साथ के सारे लोग किम को मारने के लिए भागते हैं और किम उनसे अच्छी फाइट करता है और उनको मार गिराता है। यह सब देखकर मोटा आदमी शॉक्ड हो जाता है और रियू बोलती है, कमाल हो तुम किम, लेकिन जानते हो ये कौन है? इसने खुद आईसीएस को गिरा दिया था। वो मोटा आदमी बोलता है, आईसीएस की हार की बात सुनकर तो मैंने मजाक समझकर छोड़ दिया था, लेकिन क्या वो सच में हुआ था? ये सब सुनकर वो डर जाता है और बोलता है, अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? किम बोलता है, अब बात सही दिशा में जा रही है। मुझे बस न्यायपूर्ण मुआवजा चाहिए। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। मुआवजे के 2 शर्तें हैं। पहली, जो पैसे तुमने हमसे लिए वो वापस करो। दूसरी, अब से हम यहां जो बीफ खाएंगे उसका पूरा खर्च तुम दोगे, और हां, दाम वैरायटी बीफ वाले लगेंगे। वो मोटा डर से बोलता है, ठीक है, जैसा तुम बोलो। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम और रियू एक होटल में हैं और वह अपने बेड पर है। रियू बोलती है, इतना नरम बिस्तर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, कमाल है। और जेड, आज तुम वाकई जबरदस्त थे, एकदम वैसे ही जैसे किसी नॉवेल का हीरो होना चाहिए। किम बोलता है, गलत अफवाह बाहर निकली तो रेस्टोरेंट डूब सकता है, खासकर उनके लिए जिनके पास कोई सौदेबाजी की ताकत नहीं होती। बातचीत की टेबल असल में नर्क से कम नहीं होती। रियू बोलती है, मैंने कभी किसी का चेहरा इतना लाल होते नहीं देखा था। खैर, थैंक्स टू यू, अब तो मेरी लाइफ मजे में चल रही है। किम बोलता है, ठीक है, सो जाओ अब। रियू और किम दोनों सो रहे होते हैं, पर आधी रात में रियू अपने बेड से उठकर कहीं जा रही होती है और इस सब का पता कहीं ना कहीं किम को भी होता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम एक्सरसाइज कर रहा होता है। रियू बोलती है, मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है, हम खाना कब खाने वाले हैं? तुम तो कभी रुकते ही नहीं, हमेशा बिना रुके ट्रेनिंग करते रहते हो। आखिरकार जादूगरों को पसीना बहाना टाइम से भी ज्यादा बुरा लगता है। वैसे क्या ये इसलिए है कि तुम्हारे पास माना नहीं है, इसीलिए तुम अपनी बॉडी ट्रेन कर रहे हो? किम बोलता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। रियू बोलती है, क्या? किम बताता है, लेकिन सच कहूं, कुछ भी बढ़ नहीं रहा। दिन में कितनी ही बार स्टैट स्क्रीन चेक कर लूं, हर बार वैसा ही दिखता है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे मुझ पर कोई श्राप ही है। शायद 0 से 1 तक जाना ही सबसे मुश्किल होता है, जैसे कुछ ना होते हुए भी कुछ बनाना, इसलिए वक्त लग रहा है। असली बात तो वही पहला पॉइंट है। एक बार वो आ गया फिर तो सब कुछ जल्दी बढ़ेगा। किम बोलता है, वर्कआउट इज ओवर, चलो कुछ खाने चलते हैं। रियू बोलती है, आज कहां चलें? आलू का सलाद खाएं या चिकन स्टू? किम बोलता है, इस बार बीफ ट्राई करते हैं, कुछ नया हो जाए। रियू बोलती है, वाओ, आखिरकार। अब वह दोनों बाहर जाते हैं और हमें बताया जाता है कि 3 दिन हो गए हम किसी स्टीक हाउस नहीं गए। वजह साफ है, ज्यादा बवाल से बचना था। वैसे भी पहले ही दिन हमने 10 सर्विंग्स बना ली थी, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। किम पूछता है, रियू, हमारे पास कितने सोने के सिक्के बचे हैं? रियू बताती है, ज्यादा नहीं बचे हैं। अब तो इस शहर में रहना बहुत महंगा हो गया है। किम सोचता है, मैं इस गेम में 10 साल से हूं। क्या वो सोचती है कि मुझे नहीं पता? कुछ ही दिनों में 50 सोने के सिक्के उड़ाने का मतलब क्या होता है? उसे तो जैसे पैसे फेंकने की आदत है। उसे लगता है कि क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली से हूं तो मुझे असली दुनिया की समझ नहीं होगी। लेकिन वो क्या छुपा रही है? बस साधारण लालच या फिर जुए की लत। फिलहाल तो मैं अनदेखा कर रहा हूं कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी जेब में डाल रही है, क्योंकि अब तक कोई सीधा धोखा नहीं दिखा। मगर मैं इसे हमेशा यूं ही नहीं चलने दे सकता। शायद अगर मैं ये समझ जाऊं कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो मुझे सारी बात समझ आ जाएगी।
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक कर्मचारी कह रहा होता है कि अब बॉस, वो दोनों आ गए। वो मोटा आदमी जो उस रेस्टोरेंट का ऑनर है, वो बोलता है, रियली? इस लड़के का घमंड उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। एक बच्चे के हाथों ऐसी इंसल्ट सहना उसके बस की बात नहीं। मैंने पहले ही कहा था ना, तैयार रहना। अब किम और रियू के लिए खाना लग गया है। रियू बोलती है, वाह, ये सब कितने का होगा? वेटर बोलता है, मैंने आपके लिए भरपूर मांस तैयार करवाया है, कृपया बिना हिचक के लें। अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो बस आवाज दे दीजिए। किम बोलता है, नो थैंक्स। और किम कुछ सोचता है कि ये लोग अचानक इतने फ्रेंडली क्यों हो गए? जब मैं अंदर आया था और जगह को गौर से देखा था तो वहां कोई ऐसा नहीं दिखा जो किसी हत्यारे जैसा लगे। रेस्टोरेंट का अंदरूनी माहौल भी पिछली बार जैसा ही था। तो फिर ये सब हंगामा किस बात का है? रियो बोलती है, तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? लो, ये खास तुम्हारे लिए बनाया है, स्पेशल रैप, एक ही बार में खा लो। किम सोचता है, फिलहाल हमें हर सिचुएशन पर नजर बनाए रखनी होगी। अगर हम हर हरकत पर ध्यान दें तो जल्द ही पता चल जाएगा कि वो लोग किस चाल को चल रहे हैं। किम चिल्लाता है, थूक दो उसे, वो मांस मत खाना। तभी रियू उसे खाने को थूक देती है और बोलती है, जहर? मतलब मैं मरने वाली हूं? किम बोलता है, नहीं, थोड़ी सी मात्रा से तुम नहीं मरोगी। और किम सोचता है, तो यही इनकी असली योजना थी। उन्होंने सच में मांस में जहर मिलाने की हिम्मत की। अगर मेरे पास ये क्षमता न होती तो मुझे बिना जाने ही मार दिया गया होता। लगता है ये ताकत हासिल करने के लिए जो सब कुछ सहा वो वाकई में कीमती था। रियू बोलती है, लेकिन उसमें न तो कोई स्वाद था, न ही कोई गंध, और वो असली जहर भी नहीं था। तुम्हें पता कैसे चला? किम बोलता है, क्योंकि मैं अरहान हूं। रियू बोलती है, वह तो वाकई में एलीट नॉवेल्स एक अलग ही स्तर पर है। हम अब क्या करें? अगर वो हमें मारने की कोशिश करें तो क्या हमें भाग नहीं जाना चाहिए? किम बोलता है, हम क्यों भागें? रियू बोलती है, तो फिर आगे क्या? हम उन्हें इसकी सजा दिलाएंगे। किम उस मोटे आदमी को बुलाता है। वो मोटा आदमी बोलता है, उन हरामखोर भिखारियों को चुपचाप अपना खाना खाना चाहिए था। उन्हें मुझे यहां बुलाने का हक किसने दिया? किम बोलता है, मैं बस किसी तरह की गलतफहमी को दूर करना चाहता था, मुझे कुछ सवाल पूछने थे। वो मोटा आदमी बोलता है, देखो उन्हें, हरामियों को, कितना भर लिया है मुंह, है ना? अगर उन्होंने सच में इतनी मेंढक के जहर वाली चीज खाई है तो असर अब जल्दी ही दिखेगा। गलतफहमी मेरी आंखों में धूल झोंकने का बहाना है। तुम गुंडों ने तो मुझसे जबरदस्ती पैसे ऐंठे थे। किम बोलता है, देखो, तुम बिल्कुल गलत समझ बैठे हो। चलो अच्छे खाने के साथ बैठकर बात करते हैं और सुलह कर लेते हैं। रियू बोलती है, जरा चखो तो सही। हाँ हाँ, थोड़ा चखो, ये मीट रैप खाओ। वो मोटा आदमी बोलता है, तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? किम बोलता है, ये शांति का प्रस्ताव है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो मैं पहले वाली दूसरी शर्त को भूल जाऊंगा। वो मोटा आदमी बोलता है, नहीं नहीं, धन्यवाद, मेरा तुमसे सुलह करने का कोई इरादा नहीं है। किम बोलता है, तो तुम मुझे पैसे देते रहना चाहते हो, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से तुम ये नहीं खा सकते, जैसे कि इसमें जहर हो? वो मोटा आदमी बोलता है, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? किम ये सब सुनकर टेबल को लात मार के गिरा देता है। फिर वो मोटा आदमी बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? मेरा मीट तुमने इसे खाया ही नहीं, वैसे का वैसा छोड़ दिया। क्या उसने जहर पकड़ लिया? कमबख्त, ये तो मुमकिन ही नहीं होना चाहिए था। किम बोलता है, मैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा नरम पड़ने वाला था, लेकिन अब समझ आ गया कि तुम तो एक घटिया इंसान हो। तुमने सच में खाने में जहर मिलाया। वो मोटा आदमी बोलता है, देखो, मैंने कहा ना कि इसमें कोई जहर नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? दिखाओ मुझे सबूत। किम बोलता है, तुम्हें सबूत चाहिए तो देखो। इतना बोलते ही किम अपनी आंखों से लेंस निकाल देता है और अपनी लाल आंखें दिखाता है, और उसकी लाल आंखें देखकर वो मोटा आदमी डर जाता है और बोलता है, नहीं। किम बोलता है, तुमने एक अरहान को धोखा देने की हिम्मत कैसे की?
इसकी कीमत तुम अपनी जान से चुकाओगे। तुम्हारे जैसे किसी घटिया इंसान के यहां से गायब हो जाने पर तो कोई खबर तक नहीं बनेगी। वो मोटा आदमी बुरी तरह डर जाता है और सोचता है कि क्या अब मैं मरने वाला हूं, और बोलता है, मेरी जान बख्श दो, प्रार्थना करता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। मैं दिल से माफी मांगता हूं, बस इस एक बार के लिए कृपया रहम कीजिए। और हमें बताया जाता है कि एक पश्चिमी क्षेत्र का अरहान इस दक्षिणी पिछड़े इलाके में आने की जहमत क्यों उठाएगा? उसने शुरुआत से ही अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? और वो भिखारी बनने का नाटक क्यों कर रहा था? लेकिन वो मोटा आदमी इतना डर चुका था कि इन साफ साफ सवालों के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं कर सका। उसे बच्चे की तरह रोते हुए देख झेड़ को एहसास हुआ कि अरहान नाम में उससे कहीं ज्यादा ताकत है जितना उसने सोचा था। किम बोलता है, चूंकि तुम इतनी ईमानदारी दिखा रहे हो, मैं तुम्हें रहम दूंगा, बस इस एक बार के लिए। वो मोटा आदमी बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। किम बोलता है, पहली शर्त, तुम कभी किसी को मेरी पहचान के बारे में नहीं बताओगे। वो मोटा आदमी बोलता है, बिल्कुल नहीं, मरते दम तक नहीं, नहीं, यहां तक कि मरने के बाद भी नहीं, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। किम बोलता है, दूसरी शर्त, अपनी आधी दौलत मुझे सौंप दो और मैं ये मान लूंगा कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। वो मोटा आदमी बोलता है, बिल्कुल, मैं अभी तुम्हें दे देता हूं, बस मुझे कुछ समय दो। और वो मोटा आदमी भागता है और सोचता है, मुझे ये जल्दी से सौंप देना चाहिए, कहीं वो अपना इरादा बदल न ले। तभी रियू किम से बोलती है, जैसा कि एक अरहान से उम्मीद की जाती है, उसने तो आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं की। किम बोलता है, जैसे ही पैसे मिल जाए आज रात ही इस शहर से निकल चलते हैं। रियू बोलती है, इट इज अ गुड प्लान। तभी वहां हरना की एंट्री होती है और वो बोलती है, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? किम और रियू दोनों हरना को देखते हैं और हरना बोलती है, वी मीट अगेन, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा प्रभावशाली निकले। किम सोचता है कि क्या उसे पता चल गया कि मैं एक अरहान हूं? क्या उस हरामी ने इतनी जल्दी मेरा राज उगल दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सच में डरा हुआ था। इसका मतलब यह जानकारी उसे सिर्फ एक और जगह से मिल सकती थी। अगर हरना को पता चल गया कि मैं तो बस एक खोखला अरहान हूं, तो मेरी सारी दौलत चली जाएगी। अब वक्त आ गया है जगह बदलने का। हरना बोलती है, चलो कुछ अकेले में बात करते हैं। किम बोलता है, तो तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? हरना बोलती है, अरे मेरे प्यारे, ये तो गलत फहमी है। ऐसा नहीं है कि मेरा तुमसे कोई काम नहीं है, लेकिन आज मैं असल में अपने क्लाइंट से मिलने आई हूं। किम सोच में पड़ जाता है और बोलता है, क्लाइंट? रुको, कहीं तुम यह तो नहीं कहने वाली? हरना बोलती है, मैं इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। तुमने जो पूछा था मैंने उस पर वाकई नजर डाली थी। रियू बोलती है, लेकिन बात यह निकली कि मुझे और पैसे चाहिए होंगे। क्या यह तो हमारी बात नहीं हुई थी? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें अब तक कितना चुका चुकी हूं? हरना बोलती है, ओ प्रिय, वो रकम तो मेरे एक दिन के खाने का खर्च भी नहीं निकालती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढना आसान है जो गायब हो चुका हो, जो जिंदा भी हो सकता है या मरा हुआ, और जिसका कोई सुराग तक ना हो? रियू बोलती है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि असल में क्या हो रहा है। किम बोलता है, रुको जरा, चलो ऐसा करते हैं। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है ना? तो चलो इस बात को उसी से जोड़ देते हैं। हरना बोलती है, ओह, मतलब अगर मैं अपने क्लाइंट की मदद करूं तो तुम मेरी बात मानोगे? ये तो मुझे पसंद आया। मेरी मांग बहुत सीधी है, मैं चाहती हूं कि तुम दोबारा आईकीएस से लड़ो, बस इतना ही। किम सोचता है कि यह जरूर एक ट्रैप है और बोलता है, ठीक है, मैं दोबारा मुकाबले के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब तुम रियू का काम भी करोगी? हरना बोलती है, बिल्कुल, मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूं। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें रियू और किम
दोनों वापस जा रहे होते हैं। किम पूछता है, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हमने तो ढेर सारे पैसे कमाए हैं। रियो बोलती है, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मेरी मंशा शुरुआत में तुमसे कुछ छुपाने की नहीं थी। सच ये है कि मैंने चुपके से उसकी मदद मांगी थी। मुझे पता है ये बेवकूफी थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। किम बोलता है, मैं समझता हूं, और मुझे यह भी पता है कि तुम चोरी छिपे एक्स्ट्रा पैसे भी उठा रही थी। रियो बोलती है, अगर तुम्हें पता था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? किम बोलता है, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने जो मदद की थी वो उतनी कीमत की तो थी ही, लेकिन मैं हमेशा इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब से मुझसे कुछ मत छुपाना, सब कुछ साफ साफ बताना। दुनिया की सबसे घिनौनी चीज है भरोसे को तोड़ना। फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से आई हो, लेकिन खुद को कभी भी बेकार मत बनने देना। रियो बोलती है, ठीक है, कसम खाती हूं कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। रियो बोलती है, दोबारा मुकाबला मत करो, चलो बस पैसे लेकर भाग चलते हैं जैसे हमने प्लान किया था। किम बोलता है, और तुम्हारे भाई की बात का क्या होगा? रियो बोलती है, तुम सच्चाई जानते हो, वो औरत हमें फिर से धोखा देने वाली है। हमें बताया जाता है कि रियो इतनी बेवकूफ नहीं है कि हरना जैसी औरत के झांसे में आ जाए, लेकिन फिर भी वो उसके पास गई। ये दिखाता है कि वो कितनी मजबूर थी। उसे पता था कि ये सौदा खराब है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। और हरना उन बड़ों में से है जो मजबूर बच्चों को धोखा देती हैं। किम बोलता है, मुझे पता है कि मैं भी जाने का सोच रहा था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया। रियो बोलती है, लेकिन तुम सच में दोबारा मुकाबला करने जा रहे हो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन हरना जरूर कोई गंदी चाल चलेगी। किम बोलता है, इसीलिए तो मैं ये करना चाहता हूं। जब मैं किसी घटिया चीज को देखता हूं तो उसे साफ करना मुझे अच्छा लगता है। रियो बोलती है, पर क्यों? किम बोलता है, और साथ ही ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराना जो पूरी जान लगाकर लड़ रहा हो, वही तो सबसे शानदार एहसास होता है ना? अब हमें उधर कैरियन जेल का सीन दिखाया जाता है। एक सिपाही बोलता है, सर सैनिक तैयार हो चुके हैं। चीफ बोलता है, अच्छा, पहली टुकड़ी तुरंत रवाना हो जाए। उस कमबख्त चूहे को वो तो मेरी आंखों के सामने ही छुपा बैठा था। इस बार मैं उसे हमेशा के लिए कुचल दूंगा।